गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एनएम क्लास को लेकर, जो अपना सेशन चल रहा है यूपीएससी एनएम 5272 भर्ती क्लास को लेकर। ठीक है, और ये क्लास नंबर, ठीक है, ये सेशन का क्लास नंबर 20 है। ठीक है, और जो अपना टॉपिक चल रहा है भैया, अपना टॉपिक चल रहा है 17 नंबर आपके सिलेबस में दे रखा है, 16 और 17 नंबर पे दे रखा है संक्रामक रोगों के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु समान उपाय। ठीक है, और 17 नंबर पे जो भी विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग हैं उनके लक्षण, बचाव, उपचार जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, एचआईवी, इन सब को लेकर, कुष्ठ रोग, इन सभी को लेकर डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी इसका पार्ट 1 अपलोड हो गया है। ठीक है, पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लें। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये देखना है। पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 आप देखिए। ठीक है, पार्ट 1 में हमने बहुत सारे चीजें वहां पे कवर किया है। ठीक है, और ये इन दोनों टॉपिक से मिलाकर आपके भर्ती परीक्षा में 5 नंबर आने वाले हैं। ठीक है, 5 नंबर मिनिमम, मैक्सिमम 6 नंबर भी आ सकता है, 7 नंबर भी आ सकता है, लेकिन 5 नंबर तो पक्के आने वाले हैं। इस सेशन में हम जो पढ़ रहे हैं 2000 रुपए वाली क्लास आपको फ्री में दिया जा रहा है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज थियरी, एमसीक्यू प्लस प्रीवियस ईयर पेपर। ध्यान देना है, थियरी, एमसीक्यू प्लस प्रीवियस ईयर पेपर। देखिए आप सभी के कमेंट आते हैं कि सर रेगुलर क्लास नहीं होती है, तो 1 दिसंबर से रेगुलर क्लास आपको चलने वाली है। ठीक है, 1 दिसंबर तक, अभी 10-12 दिन और ऐसे ही क्लास आएंगी। ठीक है, 2 दिन, एक दिन गैप करके 1 दिसंबर से रेगुलर क्लास रहेंगी। और जल्द से जल्द हम ये 38 टॉपिक आपका जो दिया है इसको कवर करने के बाद, ठीक है, पूरा थियरी कवर करने के बाद हम टॉपिक वाइज सीरीज लेके आएंगे। टॉपिक वाइज 100 एमसीक्यूज केवल एक चैप्टर से। जैसे आपके पहला टॉपिक होगा स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व से 100 प्रश्न करवा देंगे, वो भी डिटेल में सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, सब कुछ अच्छा सेशन लेके आएंगे इसके बाद। और उस बैच का नाम भी रहेगा सुपर 30। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे मिलेगा। ठीक है, हाँ, पीडीएफ के लिए फी देना पड़ेगा, पीडीएफ के लिए आपको भैया फी देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पीडीएफ ज्वाइन करना पड़ेगा, तो पीडीएफ ज्वाइन करने के लिए फी देना पड़ेगा। और टेस्ट जो रहता है, ठीक है, टेस्ट जो रहता है उसके लिए भी आपको फी देना पड़ेगा। मात्र 200 रुपए ही रहती है फीस। कितना रहती है? मात्र 200 रुपए। इसमें आपको सारे टॉपिक का पीडीएफ मिलेगा, प्लस टेस्ट, वीकली टेस्ट होता है, या फिर 10 दिन बाद टेस्ट लेते हैं, और उस टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए भैया 200 फी देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए पार्ट 1 में हमने जो है जीवाणु से होने वाले रोग के बारे में देखा था, और इस पार्ट में आपका विषाणु से होने वाले रोग, ठीक है, वायरल डिजीज के बारे में देखने वाले हैं, विषाणु जनित रोग के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, इनका जो पैथोजन रहेगा वायरस। ठीक है, तो वायरस के बारे में हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं। पहला नंबर पे पोलियो, ये सारे वायरस हैं। ठीक है, वायरस से होने वाले रोग हैं। तो पहले आपको दिखाई दे रहा है पोलियो। ठीक है, यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं पोलियो से संक्रमित व्यक्तियों की हाल यही रहती है। ठीक है, इसका रोग जनक, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, रोग जनक कौन सा है? पोलियो विषाणु है। फैलाव कैसे होता है? दूषित जल और भोजन से। ठीक है, प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र, ध्यान देना है, प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र के साथ कंकाल पेशी। ठीक है, और लक्षण क्या है? गर्दन का अकड़न। ठीक है, इसका मुख्य लक्षण है पूरे शरीर में दर्द। और उपचार क्या है भैया? साल्क और साबिन टीके। ठीक है, साल्क और साबिन टीके। और भी यहाँ पे आपको चीजें दी गई हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट सन है, आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि यहाँ पे देखिए, इसी को लेकर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का जो गठन किया गया था 1998 में, फिर उसके बाद 1988 में, फिर उसके बाद 1988 में ही पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ठीक है, इस चीज को आपको सन थोड़ा बहुत याद करके रखना है। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं भैया पोलियो फर्स्ट वैक्सीन और सॉल्क वैक्सीन, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, पोलियो फर्स्ट वैक्सीन और सॉल्क वैक्सीन। अच्छा, सॉल्क जॉन सॉल्क के नाम पे पढ़ा है भैया, ये कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। बताइए फादर ऑफ पोलियो वैक्सीन, तो आपको ध्यान में रखना है जॉन सॉल्क, इनके फादर ऑफ पोलियो वैक्सीन जॉन सॉल्क याद करके रखना है। ठीक है, 1951 में जो आविष्कार किए थे। और यहाँ पे आईपीवी, ठीक है, आईपीवी का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये कैसे दिया जाता है भैया? इंजेक्शन के माध्यम से। और फर्स्ट टाइम यूज कब हुआ था? 1955 में। इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट और भी चीज़ें हैं वैक्सीन से देखना। नेक्स्ट ध्यान देना है कि पोलियो सेकेंड वैक्सीन, जिसको आप साबिन वैक्सीन भी बोल सकते हैं, और इसका आविष्कार 1957 में हुआ था। और ओपीवी जो कि ओरल पोलियो वैक्सीन होता है, ठीक है, और फर्स्ट टाइम यूज 1961 में। और ये किस वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया, तो अल्बर्ट साबिन में, यहाँ पे फिगर में भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेकर पोलियो के बारे में और भी चीज़ें हैं, कुछ ऐतिहासिक चीज़ें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐतिहासिक चीज़ें हैं, इसमें कुछ ऐतिहासिक चीज़ें ध्यान में देना है कि जैसे कि भैया 14 में, ठीक है, 2014 में भारत WHO ने बोल दिया कि भैया भारत जो है, ठीक है, पोलियो से मुक्त हो चुका है। लेकिन 8 साल के बाद फिर से कोलकाता के सियोज में एक पाया गया टाइप 1 पोलियो का देखा गया, ठीक है, वही इसी खबर को लेकर ये छपा हुआ है। तो 8 साल के बाद फिर ये देखा गया है, तो इसी को लेकर चिंताजनक वाली बात है। और ये कहाँ पे पाया गया, कोलकाता के सियोज में। 2014 में इसको WHO ने बोला कि भैया पोलियो मुक्त हो चुका है भारत, लेकिन 8 साल बाद फिर ये एक मामला देखने को मिला, उसी खबर को लेकर है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। देखिए लास्ट मामला जो था भैया, लास्ट मामला जो था 2011 में हावड़ा में देखा गया था, वेस्ट बंगाल के हावड़ा में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रेबीज या हाइड्रोफोबिया, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे। इसका रोगजनक कौन है भैया, रोगजनक ध्यान में देखना है, रेबीज विषाणु होता है, ठीक है। और फैलाव संक्रमित कुत्ते, भेड़िए, बिल्ली, बंदर, लोमड़ी आदि के काटने से, प्रभावित अंग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और प्रमुख लक्षण पानी से भय, ठीक है, पानी से डर लगता है, ठीक है। और उपचार क्या करेंगे भैया, रेबीज का टीका, जिसको लुईस पास्चर ने विकसित किया था, ठीक है। और देखिए मानव में रेबीज का संक्रमण मुख्य रूप से कुत्तों के काटने से होता है। 99% मरीज को कुत्तों ने काटा होता है, ठीक है। अब देखिए संक्रमित जानवर के लार में रेबीज के विषाणु होते हैं, जो जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा है, ये कुत्ता है, ठीक है, इसने काटा मानव को, ठीक है, तो इसके लार में ये विषाणु रहते हैं, ठीक है, रेबीज विषाणु इसके लार में रहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का रोगजनक क्या है भैया, हेपेटाइटिस रोगजनक क्या है, हेपेटाइटिस विषाणु। और इससे क्या प्रभावित होता है, लीवर, ठीक है, लीवर प्रभावित होता है। और पानी द्वारा संचारित होता है, ये पानी के माध्यम से भी संचारित होता है। अब प्रमुख लक्षण क्या है भैया, जॉन्डिस हो जाना, ठीक है, रक्त में बिलीरुबिन का स्तर अधिक हो जाना, मूत्र का गहरा पीला रंग होना, ठीक है, मल का हल्के रंग का होना, ये सभी प्रमुख लक्षण हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस भी एक यौन संचारित बीमारी है, इसके संक्रमण का माध्यम HIV के जैसे ही है, ठीक है, बल्कि हम बोलेंगे कि HIV से भी खतरनाक ये चीज होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस को ध्यान देखना है, इसके टाइप भी यहाँ पे दिया है, टाइप A, टाइप B, टाइप C, टाइप D, टाइप E, ये सभी टाइप हैं। देखिए ये चीज आप लोग जो भी संविदा पे काम कर रहे हैं भैया, आप लोग ये सब काम करते हो, टीका लगाते हो, तो आपके बारे में डिटेल में इसलिए मैंने वो हिस्ट्री भी दिखाई आपको, ठीक है। बाकी आपको जरूरत नहीं था, ये मुझे दिखाने का जरूरत नहीं था, और ना ही ये आपके सिलेबस में था, लेकिन इस न्यूज को दिखाना जरूरी था, क्योंकि आप टीकाकरण करते हैं और मेनली काम आपका यही है, टीकाकरण ही देना है। तो जो भी रोग हैं उनके बारे में अच्छे से समझना और आपके लिए जरूरी हो जाता है। हम देखेंगे डेंगू के बारे में भैया, और इसका रोगजनक की बात करें तो रोगाणु कौन से हैं, डेंगू विषाणु वाहक और इजिप्टी मच्छर होता है, ठीक है, जिसको आप टाइगर मच्छर भी बोलते हैं, और इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेजी से घटती है, और जब बढ़ती है तो बहुत तेजी से भी बढ़ता है, और जिसके परिणाम स्वरूप नाक, मुंह और मसूड़ों में रक्त आने लगता है, ब्लीडिंग हो सकती है। अगर प्लेटलेट्स ज्यादा कम हो गया तो भैया ब्लीडिंग का खतरा रहता है, इसलिए जो भी रोगी रहता है उसको पानी की कमी नहीं होने देते हैं, ठीक है। हालांकि लोग बोलते हैं डेंगू में ड्रिप नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ड्रिप लगाते हैं इसीलिए ताकि बॉडी में पानी की मात्रा कम ना हो पाए, पानी की मात्रा बराबर मिले, और भैया उसको फाइबर वाली चीजें ज्यादा खाने को बोला जाता है। और तेल मसाला, देखिए बुखार कोई सा भी हो, प्रभावित अंग लीवर ही करता है, ठीक है। डेंगू बुखार से लीवर में भी इन्फेक्शन हो जाता है, कई चीजें हो जाती हैं, ठीक है, स्वाद बिगड़ जाता है। सबसे इसका समान लक्षण यही है, आपको बुखार आया, बुखार के साथ साथ टेस्ट ही खराब हो जाता है, बिल्कुल, ठीक है। तो आपको जांच करवा के तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है, तुरंत एक बार बुखार नहीं आया। और ये समय सबसे ज्यादा भैया ये स्टार्ट हो जाता है कब, अक्टूबर के महीने से स्टार्ट हो जाता है, पूरा नवंबर तक, और दिसंबर मिड तक ये रहता है इसका प्रभाव ज्यादा डेंगू का। इसमें ज्यादा खतरा रहता है, इसमें ज्यादा मच्छर से बचाव करना चाहिए, ठीक है। प्लेटलेट्स की संख्या कई एंटीबायोटिक दवा दी जाती है। एंटीबायोटिक दवा क्या करता है, देखिए टीएलसी इसमें डाउन हो जाता है, जब प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ा, ठीक है, टीएलसी डाउन हो जाती है। टीएलसी जो रहती है ये बहुत तेजी से डाउन होता है, तो इसी टीएलसी पे फोकस करते हैं डॉक्टर लोग, इस टीएलसी को बढ़ाने पे फोकस करते हैं। एंटीबायोटिक, तगड़ी एंटीबायोटिक देते हैं जिससे ये टीएलसी इंक्रीज हो सके, और टीएलसी इंक्रीज हुई, प्लेटलेट्स की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है, ठीक है। तो हालांकि 2-3 दिन बहुत तेजी से टूटता है, जब बढ़ता है तो प्लेटलेट बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक है।
इसका कोई वैक्सीन नहीं है, ठीक है, इसका कोई वैक्सीन नहीं बनाया गया है, नो वैक्सीन अवेलेबल, ठीक है। यहाँ पे सिम्टम भी दिखाया गया भैया, ठीक है, यहाँ पे सिम्टम भी दिखाया गया है, आप पढ़ सकते हो। आई पेन, ठीक है, आई पेन और फीवर तो होता ही होता है, हेडेक भी रहता है, सर दर्द रहता है, मसल में पेन होता है, ठीक है, बोन में पेन होता है, ठीक है, और वोमिटिंग, नोजिया, वोमिटिंग की भी दिक्कतें होती हैं, ज्वाइंट पेन करता है, ठीक है, ये सारी दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि रस भी दिखाई देने लगता है, ठीक है, ये सारे लक्षण हैं। अब नेक्स्ट देखिए, आपको देखना है सामान्य जुकाम, कॉमन कोल्ड। यह मानव में सबसे ज्यादा संक्रामक रोग है, जो विषाणुओं का एक समूह, ठीक है, जो जिसका नाम ये है, ठीक है, राइनो विषाणु के कारण होता है। ये नाक और श्वसन तंत्र को संक्रमित करते हैं, फेफड़ों को नहीं। सामान्य जुकाम प्राय 3 से 7 दिन तक रहता है, ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हो फिगर में भी आप। देखिए नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा या फ्लू, ठीक है, इसको क्या, इसका रोगजनक के बारे में देखना है। रोगजनक क्या है भैया, रोगजनक आपको ध्यान में रखना है आर्थोमेक्सो, ठीक है, आर्थोमेक्सो विषाणु। अब लक्षण, इसके लक्षण क्या है, सर्दी, खांसी, बुखार, पूरे शरीर में दर्द, ठीक है, रनिंग नोज आदि, ठीक है, वायुजनिक बीमारी है, श्वसन संक्रमण है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए व्हाट इज द H1N1 स्वाइन फ्लू। देखिए व्हाट इज H1N1 स्वाइन फ्लू, ठीक है, ये इट्स ए टाइप इन्फ्लुएंजा वायरस दैट अफेक्ट पिग, ठीक है, स्वाइन। और यहाँ पे देखना है ह्यूमन स्वाइन फ्लू, सिम्टम इंक्लूड फीवर, नोजिया एंड सोर थ्रोट, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा आपको ये भी देखना है एवियन इन्फ्लुएंजा, ठीक है, ये बर्ड फ्लू जिसको बोलते हैं, ये इसमें क्या रहता है भैया, H5N1 वायरस रहता है, ठीक है, इसी के कारण होता है। ये पक्षियों की बीमारी है, लेकिन मनुष्य को भी हो सकती है, ठीक है, पक्षियों की बीमारी है लेकिन मनुष्य को भी हो सकती है बर्ड फ्लू। देखिए स्मॉल पॉक्स, ध्यान में देखना है स्मॉल पॉक्स के बारे में। दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की ही थी, ठीक है, और रोगजनक आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, वायरियोला, ठीक है, और संक्रमण सीधा संक्रमण छींकने, खांसने, लार के माध्यम से उच्च ज्वर, शरीर पर फफोले निकल जाते हैं, ठीक है। 1980 में दुनिया इस बीमारी से मुक्त हो चुकी है, ठीक है, 1980 से ये मुक्त हो चुकी है। देखिए ग्रेट पॉक्स सिफिलिस को कहा जाता था, ठीक है, यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है ये चीज जो लिखा है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ठीक है, इसके बारे में और देखिए, थोड़ा बहुत और जान लीजिए। देखिए आपको ये तो हम कलरफुल पीडीएफ कोशिश करेंगे देने का, ठीक है, जिससे क्या रहेगा, आपको फिगर अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। अभी तो ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन कोशिश करूंगा कलरफुल पीडीएफ देने का। देखिए यहाँ पे कुछ और चीजें लिखी हैं। 200 वर्ष पूर्व एक इंग्लिश चिकित्सक जिसका नाम एडवर्ड जेनर था ने पता लगाया कि ग्वाले जिन्हें गौ चेचक हुई है, उन्हें महामारी के समय भी चेचक नहीं हुई। गौ चेचक मंद रोग है। जेनर ने जानबूझकर लोगों को गौ चेचक दिया, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। इससे उन्होंने पाया कि अब वे लोग चेचक के प्रतिरोधी हैं। इसका कारण यह है कि चेचक का बैक्टीरिया गौ चेचक के वायरस का निकट संबंधी है। लैटिन में काउ गाय का अर्थ वाक्का था और काउपॉक्स गौ चेचक का अर्थ है वैक्सीनिया, ठीक है, वैक्सीनिया। इस आधार पर वैक्सीन अर्थात टीका शब्द आया, जिसका हम आजकल उपयोग करते हैं। तो मैं कोशिश किया हूँ इसकी पूरी हिस्ट्री भी आपको दिखा दूं। आप मेनली आपका काम ये टीकाकरण करना, टीका लगाना, तो हर एक चीज आपको जानना जरूरी होता है, ठीक है, वैक्सीन से संबंधित। देखिए चिकन पॉक्स में रोगजनक आपको देखना, ये फिगर में कोशिश करूंगा कलरफुल आपको देने को, ठीक है। यहाँ पे देखिए ताकि ये फिगर से आपको भी चीजें समझ में आए। देखिए चिकन पॉक्स में क्या है, रोगजनक आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, रोगजनक को ध्यान में रखना है। उपचार, ठीक है, औषधि, रिसिल्ला, टीका, ठीक है, हल्का बुखार लक्षण जो है, हल्का बुखार, शरीर पर चकत्ते और छोटे छोटे फफोले, संक्रमण, सीधा संपर्क, छींकने, खांसने, लार, तथा इसका अन्य नाम भी है छोटी माता और वेरिसेला, ठीक है। वेरिसेला जोस्टर रोगजनक आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, वेरिसेला जोस्टर कभी कभी शॉर्टकट में डायरेक्ट VZV करके आता है। क्या करके आता है, VZV, ठीक है, शॉर्टकट में। गलसुआ के बारे में देखना है। गलसुआ क्या है भैया, गलसुआ रोगजनक आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, और इससे प्रभावित क्या होता है भैया, लार ग्रंथ, जिसको आप पैरोटिड ग्रंथ बोलते हैं, दर्दनाक सूजन आ जाती है इसमें। यह एक वायुजनिक बीमारी है, ठीक है। उपचार में क्या करते हैं, MR टीका देते हैं, इसका अन्य नाम है पैरोटाइटिस, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो गलसुआ फिगर में दिखाया गया है, ठीक है, ये सूज जाता है, ठीक है, इस एरिया, यहाँ पे भी समझ में आ रहा है, ठीक है। कलरफुल PDF मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए खसरा के बारे में आपको ध्यान में रखना है। खसरा रोगजनक, इसके रोगजनक को आपको ध्यान में रखना है, रूबियोला विषाणु से, और शरीर पर लाल चकत्ते आ जाते हैं। यह एक वायुजनिक बीमारी है। उपचार में भी इसको MMR टीका दिया जाता है और अन्य नाम इसका रूबियोला है, ठीक है।
देखिए रूबेला रोगजनक रूबेला विषाणु के कारण होता है। इसमें क्या रहता है भैया, शरीर पर लाल चकत्ते आ जाते हैं। यह एक वायु जनित बीमारी है। इसमें भी एमएमआर टीका दिया जाता है। अन्य नाम जर्मन खसरा इसको बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए बच्चा है, इसको हुआ है रूबेला। ठीक है, फिगर में। अब देखिए श्वासनीय शोध। ठीक है, श्वासनीय शोध के बारे में देखना है। ब्रोंकाइटिस जो एक ठीक है विषाणु जनित है और ये वायु जनित से फैलाता है। ठीक है, श्वसनी के श्लेष्मा झिल्ली में सूजन आ जाती है, जिससे अधिक श्लेष्मा का उत्पादन होता है, श्वसनी जाम होने लगती है। ठीक है, अब देखिए कोरोना वायरस ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कोरोना वायरस है। कलरफुल पीडीएफ मिलेगा तो उसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है, रोगजनक कोरोना वायरस वायुजनित बीमारी है। लक्षण तेज बुखार, सिर दर्द, ठंड लगना, सांस लेने में दिक्कत, सर्दी। ठीक है, उपचार में सहायक देखभाल के अलावा कोई उपचार मौजूद नहीं है। अधिकांश इसे पीसीआर द्वारा इसका इलाज किया जाता है। ठीक है, हर्पिस क्या है भैया, हर्पिस में देखना इसका रोगजनक क्या है। रोगजनक को आपको ध्यान में रखना है। हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं HS1। ठीक है, क्या बोल सकते हैं H, ठीक है, HSV1 बोल सकते हैं। और ये कैसे होता है भैया, मौखिक संपर्क से संचारित होता है। ओठों के पास छाले अल्सर हो जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखेंगे मस्सा। ठीक है, वार्ड्स। ठीक है, वार्टोस वार्ड्स। देखिए इसकी मस्सा हटाने के लिए तो विभिन्न प्रकार की पेस्ट भी आने लगे हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक मस्सा जनरली होता है, दूसरा एक जेनेटिक जो होता है, जेनेटियल जो रहता है। ठीक है, इसके रोगजनक जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, HPV है। ठीक है, और त्वचा में देखिए ये त्वचा से त्वचा संपर्क आने पर मुख्य लक्षण हाथ पैर के त्वचा पर कठोर छोटा उभार। ठीक है, बम्प ऐसा ऐसा छोटा उभार दिखता है। ठीक है, इसके देखिए दूसरे टाइप में क्या जो जेनेटिक होता है, जेनेटियल जो होता है। ठीक है, क्या मैंने बोल दिया। ठीक है, जेनेटिक नहीं होगा यार, क्या कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, देखिए जननिक मस्सा इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अनुवंशिकी नहीं होगा। ठीक है, जननिक मस्सा इसमें क्या रहता है, रोगजनक आपको ध्यान रखना है। HPV है वही। ठीक है, और यौन संपर्क से संचारित होता है। जननांग और गुद्दादार के पास या अंदर कठोर छोटा उभार। ठीक है, तो इसको सुधार कर लेना। ठीक है, अनुवंशिकी नहीं होगा, जेनेटिक नहीं होगा। ठीक है, जननिक मस्सा इसको बोलते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक मस्सा जननिक मस्सा, दूसरा एक जननिक मस्सा। अब देखिए HIV के बारे में हमको पढ़ना है। HIV का फुल फॉर्म आपको देखना है, फिर एड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, HIV और HIV। ठीक है, HIV एड्स के बारे में देखेंगे। एड्स को सबसे पहले 1981 में अमेरिका में पता चला। कहाँ पता चला, 1981 में अमेरिका में पता चला, जो लगभग पिछले 25 वर्षों से सारे विश्व में फैला गया और इस रोग से लगभग 2 करोड़ 50 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। एड्स एक विषाणुजनित रोग है जो HIV के कारण होता है। HIV एक, ठीक है, रेट्रोवायरस है, अर्थात यह अपने RNA को DNA में बदल सकता है। ठीक है, RNA को DNA में बदल सकता है। और देखिए HIV की संरचना निम्नलिखित घटक होते हैं भैया। कौन कौन से होते हैं, बाह्य आवरण। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन से स्पाइक, कैप्सिड, अनुवंशिकी पदार्थ, ये सभी ठीक है घटक होते हैं, इसके संरचना के घटक होते हैं। देखिए शरीर में आने के बाद HIV को ग्लाइकोप्रोटीन सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले मैक्रोफेज पे उपस्थित CD4 रिसेप्टर के साथ बाइंड कर इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। ये फिगर, कलरफुल फिगर आपको जब मिलेगा उसमें आपको ये फिगर के माध्यम से आप भी चीजें समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, कोशिका द्रव में प्रवेश करने के बाद ये कैप्सिड टूट जाता है और विलोम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के मदद से वायरल RNA वायरल DNA में पहुंच जाता है। ठीक है, ये पूरा फिगर में है उस चीज को। ठीक है, अभी कलरफुल होता है, यहाँ पे मैं आपको कैसे समझाऊं। ठीक है, हालांकि ये पूरा है, आप पढ़ लेना, ये ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, डिटेल में यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, अब इधर देखिए HIV के ही बारे में आप नोट्स बना लेना। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और कुछ चीजें हैं, क्या करना है, HIV की जांच में 2 ही जांच होते हैं। ठीक है, 2 जांच होते हैं, क्लीसा हो गया, दूसरा वेस्टर्न ब्लॉट बोलते हैं। अब देखिए एंटी रेट्रोवायरल औषधियाँ जैसे कि ये आपका एजिडोथाइमिन और एड्स का उपचार आंशिक रूप से ही प्रभावी है। ये औषधियाँ रोगी की अवश्य संभावित मृत्यु को आगे सरका सकती हैं, रोक नहीं सकती हैं। ठीक है, हाँ, उनका टाइम ड्यूरेशन बढ़ सकता है, जैसे 3 साल जीना है तो भैया ज्यादा से ज्यादा 4 साल और आप उनको खींच के लेके जा सकते हो इस दवा के माध्यम से, लेकिन खत्म नहीं कर सकते हो बीमारी की। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फिगर को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको जूम आउट करता हूँ, 1 सेकंड में इसको थोड़ा जूम करता हूँ। ठीक है,
किस किस से फैल सकता है, और यहाँ पे परसेंटेज भी दिया है, ठीक है। जैसे कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है, 80% चांसेस रहते हैं, ठीक है। और ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं तो उससे 5%, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से 5%, और प्रेगनेंसी बेस्ड फीडिंग 10%, और जो सिरिंज रहते हैं, ठीक, स्टाइल सिरिंज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो उससे भी 10%, ठीक है। और किसी से नहीं फैल सकता है भैया, तो ये फूड ड्रिंक, ठीक है, फूड हुआ, ड्रिंक हुआ, मच्छर हुआ, ठीक है, किससे, और कपड़े और टॉवल से, टॉयलेट से, ये सभी चीजें नहीं फैला सकते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जा सकते हैं। देखिए, HIV का संक्रमण निम्न से होता है, यहाँ पे भी लिखा गया हिंदी में, संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से संदूषित रक्त और रुधिर उत्पादों के, ठीक है, एक सेकंड, हाँ, से, और यहाँ पे नेक्स्ट देखना है, संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से संक्रमित मां से बच्चों में अपराध द्वारा, ठीक है। HIV केवल छूने या शरीर के संपर्क में आने से नहीं फैलता है, ना ही मच्छर के काटने से, या केवल शरीर में स्रावित द्रव, वीर्य, स्तन, दूध, रक्त इत्यादि से होता है, ठीक है। संक्रमण होने का बहुत ज्यादा खतरा है, वे कौन कौन से हैं, जैसे कि पहले ऐसे व्यक्ति जो अनेक से यौन संपर्क रखते हैं, दूसरा ऐसे व्यक्ति जो मादक द्रव्य व्यसनी, ठीक है, जो अंतःशिरा द्वारा ड्रग लेते हैं, ठीक है। कभी कभी आपने देखा है ना, अंतःशिरा द्वारा, ठीक है, इंट्रावेनस के माध्यम से जो ड्रग लेते हैं, ऐसे व्यक्ति जिन्हें बार बार रक्त आदान की जरूरत होती है, ठीक है। और संक्रमित मां से जन्मे बच्चे को स्तनपान से, ठीक है, अगर मां है तो उसका बच्चा भी हो जाएगा, ठीक है, संक्रमित। 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, HIV डे। नेक्स्ट हम देखेंगे मेनिंजाइटिस, इसके बारे में देखेंगे। इसमें क्या, ठीक है, जीवाणु विषाणु दोनों रहते हैं, कवक भी रहते हैं, वायुजनित भी होते हैं, ठीक है। और इसमें उपचार में एंटीबायोटिक टीका, और इससे क्या प्रभावित होता है, मेनिंजिस में सूजन आ जाता है भैया, ठीक है, मस्तिष्क और मरीज के मेनिंजिस में सूजन आ जाता है इससे, ठीक है। अब देखिए, जापानी एंसेफेलाइटिस के बारे में देखना है। जापानी एंसेफेलाइटिस माने जेई, जिसको आप बोलते हो, उपचार में सहायक देखभाल शामिल है, एक टीका उपलब्ध है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, ज्यादातर मामले हल्के होते हैं, कभी कभी ये अचानक से इधर तेज बुखार, भटकाव के साथ साथ मस्तिष्क गंभीर सूजन का कारण बनता है, ठीक है। क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है, और पहला मामला 1871 में जापान में दर्ज किया गया था, इसीलिए इसको जापानीज बोलते हैं, ठीक है। देखिए, आपने वहाँ पे एक शॉर्टकट के रूप में देखा, अब हम डिटेल में कैसे आपको थियरी लिखना है उस चीज को आपको समझना होगा, ठीक है। पहले हम मलेरिया के बारे में देखेंगे। मलेरिया एक गंभीर और संक्रामक रोग है जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। यह परजीवी मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। ध्यान देना है किसके काटने से फैलता है, ठीक है। पहली बार ध्यान रखना है, 2 पॉइंट, मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। यह परजीवी मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया मलेरिया अब यहाँ से आपको ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान में रखना है, यह रोग न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। मलेरिया के प्रकार। मनुष्यों में मलेरिया के लिए जिम्मेदार प्लाज्मोडियम परजीवी की 4 प्रमुख जातियां हैं। चारों के नाम दिए गए हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, और तीसरा प्लाज्मोडियम मलेरिया, और चौथा प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। इनमें से फाल्सीफेरम सबसे घातक है, ठीक है, ये सबसे घातक है और गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं का कारण बन सकता है। मलेरिया का संचरण कैसे होता है। मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। किसके? एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। संक्रमित मच्छर में मौजूद परजीवी मनुष्य के खून में प्रवेश करते हैं और लीवर में जाकर पनपते हैं। इसके बाद परजीवी रक्त प्रवाह में प्रवेश कर लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करते हैं, आरबीसी का नष्ट करते हैं, ठीक है। अब मलेरिया के लक्षण संक्रमण के 10 से 15 दिन बाद प्रकट होते हैं। सामान्य लक्षण इस प्रकार हैं, जैसे ठंडा लगना, तेज बुखार आना, अत्यधिक पसीना आना, सिर दर्द, थकान, मांसपेशियों में दर्द, मतली, उल्टी, दस्त, गंभीरता मालूम है, जैसे मस्तिष्क, गुर्दे और अनंगों पर प्रभाव डालते हैं। 3 चरणों में लक्षण प्रकट होते हैं। पहला ठंड का चरण, ठंड लगता है। गर्मी का चरण, इसमें तेज बुखार और बेचैनी आती है। तीसरा पसीने का चरण, जो अत्यधिक पसीना और बुखार को कम करता है, ठीक है, कम होना होता है। मलेरिया की रोकथाम कैसे करेंगे। मलेरिया से बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला भैया, मच्छरदानी लगाओ घर में। मच्छर भगाने वाली क्रीम भी आती है, उसका भी उपयोग कर सकते हो। कॉइल्स आते हैं, ठीक है, अलाउट आते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हो। लिक्विड जो रहता है, ठीक है, अलाउट, गुड नाइट, अलाउट, ये सभी लिक्विड होते हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। रुके हुए पानी को हटाना, स्वच्छता बनाए रखना, आसपास में जो भी पानी है उसको हटा देना है। बारिश के समय में खासकर, बारिश के बाद, अभी मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड इन सीजनों में, ठीक है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ज्यादा। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है भैया, बारिश आपकी स्टार्ट होती है जून से लेकर सितंबर तक बारिश होती है, ठीक है। जून से लेकर सितंबर तक बारिश होती है, ठीक है, अगस्त तक ही मान सकते हो। अगस्त तक खूब बारिश होती है, खूब बारिश होती है। बारिश होने के कारण आसपास के गड्ढे, तालाबे, नालों में पानी जमा हो जाता है, या छत पे आप कोई टंकी रखे हो पुरानी, उसमें भी जमा हो जाता है।
तो ये पानी जमा होने के कारण ये सारे मच्छर इसमें पनपते रहते हैं, ठीक है। इसमें पनपते रहते हैं, तब तक पनपते हैं जब तक इन गड्ढों का जल भराव या पानी यहाँ से खत्म नहीं हो जाता है। अब यहाँ पे रात दिन पनपते हैं, अब यहाँ से उठे और आपको बाइट कर लिए, आपको काट लिए, तो आपको बीमारी फैला देते हैं। तो इसलिए बोलते हैं भैया बारिश के बाद नालों की, गड्ढों की सफाई जरूरी होती है, तालाबों की सफाई जरूरी होती है। मलेरिया का उपचार परजीवी की प्रजाति और रोग की गंभीरता पर निर्भर करता है। ध्यान देना है, परजीवी की प्रजाति और रोग की गंभीरता पर निर्भर करता है। आम उपचार इस प्रकार है, जो दवा देते हैं सभी को पता है, क्लोरोक्विन, ठीक है, हल्के मामलों के लिए। और भी यहाँ पे एसीटी होता है, ठीक है, गंभीर मलेरिया के लिए। और देखिए यहाँ पे प्राइमाक्विन होता है, ठीक है, परजीवी को पूरी तरह खत्म करने के लिए। गंभीर मामलों में रोगी को अस्पताल में भर्ती कराकर आईवी दवाइयां और तरल पदार्थ दिए जाते हैं, ठीक है। डेंगू के बारे में ऑलरेडी हमने बता दिया है, ठीक है। एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू का संक्रमण विशेष रूप से मानसून के मौसम में बढ़ता है, ठीक है। लक्षण तेज बुखार, मांसपेशियां, ये सभी हमको बता दिए, आप लिख लेना, ठीक है। आपको नोट्स बनाने के लिए चीजें इतनी मेहनत की गई है, 2-2 पीडीएफ क्रिएट किया गया है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ मेरे चैनल से जो जुड़े हैं भैया, एक भी चीजें आपको बाहर से ना पढ़ना पड़े। कोई टीचर इतना पढ़ा दे भैया तो मुझे आके बताना, इतना सारा कंटेंट आपको दे देगा जिस दिन, ठीक है। किसी से भी तुलना कर लो, आप 3000 से भी कर लो, 2000 वाले पढ़ाने वालों से भी तुलना कर लो, इतना कंटेंट अगर कोई दे दिया होगा तो आके मुझे बता देना। आप उनका क्लास 1 देख लो, मेरा क्लास देख लो, किसमें ज्यादा कंटेंट है। और आपके सिलेबस के अनुसार, ये नहीं कि आपके सिलेबस से बाहर दिया हूँ, सारा कुछ आपके सिलेबस में है। मच्छरदानी और मच्छर भगाने वाली क्रीम का उपयोग करना, ठीक है। ये सारा कुछ हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। उपचार में क्या करेंगे, बुखार और दर्द के लिए पैरासीटामोल देंगे। तरल पदार्थ का अधिक सेवन करें, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें थोड़ा ध्यान देना होता है, ठीक है। लिक्विड चीजों मतलब शरीर में पानी की कमी ना हो पाए। गंभीरता मामलों में प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। जिसका प्लेटलेट ज्यादा कम हो गया हो तो भैया चढ़ाना ही पड़ता है। चिकनगुनिया के बारे में देखना है। चिकनगुनिया एक वायरल रोग है जो एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। ये भी डेंगू जैसा होता है, हड्डी तोड़ बुखार ये भी होता है। तेज बुखार, जोड़ों और मांसपेशियों में तीव्र दर्द, त्वचा पर चकत्ते, थकान और कमजोरी होती है, ठीक है। रोकथाम और उपचार में क्या करेंगे, मच्छरों से बचाव करेंगे। दर्द निवारक दवाएं और तरल पदार्थ, प्रभावी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, ठीक है। फाइलेरिया के बारे में देखना है। फाइलेरिया एक क्रॉनिक बीमारी है जो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। ध्यान देना है, फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। इसके लक्षण क्या है, अंगों में सूजन, हाथी पाँव रोग, त्वचा पर मोटापन, गांठें, बुखार और रोकथाम और उपचार में क्या करेंगे, मच्छरदानी और कीटनाशकों का उपयोग करेंगे। दवा, ठीक है, 2 DAC के नाम से आती है, ठीक है, डाइथाइल कार्बामाजिन के नाम से आता है, ठीक है। सार्वजनिक स्थानों पर पानी की निकासी करें। कालाजार के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। कालाजार एक प्रोटोजोआ संक्रमण है। क्या है भैया, एक प्रोटोजोआ संक्रमण है जो लिस्मेनिया डोनोवानी परजीवी के कारण होता है। यह बालू मक्खी द्वारा फैलता है, ठीक है। देखिए इसके लक्षण, वजन कम होना, प्लीहा और यकृत का बढ़ना, त्वचा का काला पड़ना। उपचार में सोडियम स्टोबोग्लूकोनेट का 20 दिन तक उपयोग किया जाता है। लक्षणों के अनुसार उपचार करें। ट्रेकोमा के बारे में देखेंगे। ये आँख की बीमारी है, आँख का एक संक्रमण है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है, क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस बैक्टीरिया के कारण होता है। यह दुनिया में अंधेपन का प्रमुख कारण है और मुख्य रूप से गरीब और स्वच्छता की कमी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। ट्रेकोमा का संचरण या संक्रमण व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के कपड़े, तौलिया और हाथों का माध्यम से फैल सकता है। मक्खियों द्वारा भी यह संक्रमण फैल सकता है। लक्षण में शुरुआती चरण में आंखों में जलन और दर्द और आंख की झिल्ली में सूजन, लालपन आ जाएगा, आंखों से पानी या मवाद जैसा श्राद्ध होगा। गंभीर चरण में क्या रहेगा भैया, ट्रेकोमा में पलकों के अंदरूनी हिस्से, गांठें या दाने हो जाएंगे। पलकों की त्वचा में रगड़, कॉर्निया, आंख की पारदर्शी परत नुकसान हो जाएगा। अंधता, बुखार भी हो जाएगा। बार बार संक्रमण के कारण तंतु बन जाते हैं जो अंधत्व का कारण बनता है। देखिए आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित में कौन सा ट्रेकोमा संचरण निम्नलिखित में कौन सा ट्रेकोमा का संचरण नहीं है, ऐसे करके आएगा। किसके माध्यम से ट्रेकोमा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित नहीं हो सकता है। पहला ऑप्शन दे देगा, यह संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। दूसरा दे देगा, संक्रमित व्यक्ति के कपड़े, तौलिया और हाथों से भी फैल सकता है। मक्खियों द्वारा भी यह संक्रमण फैल सकता है। डी ऑप्शन दे देगा, इनमें से सभी। तो ये सारे आपको याद रहेंगे तभी आप, और ऐसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेकोमा का लक्षण है। ऑप्शन दे देगा, पहला ऑप्शन दे देगा आंखों में जलन, दर्द, ठीक है। दूसरा दे देगा आंखों से पानी या मवाद जैसा स्राव। फिर तीसरा दे देगा आंखों की झिल्ली में सूजन। फिर चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से सभी। तो सारे याद रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए रोकथाम ध्यान देना है, ट्रेकोमा की रोकथाम कैसे करेंगे, व्यक्तिगत स्वच्छता से पहला, ठीक है, जिसमें से आपको पानी से आंखों की नियमित सफाई करनी होती है, ठीक है, और व्यक्तिगत तौलिया या रुमाल का उपयोग करने से, ठीक है, ना कि दूसरों का। और दूसरे पॉइंट में देखना है ट्रेकोमा का, ठीक है, ट्रेकोमा के रोकथाम के उपाय में दूसरे पॉइंट में देखना है पर्यावरणीय स्वच्छता, मक्खियों को नियंत्रित करने के लिए कचरा साफ रखें, ठीक है, स्वच्छता बनाए रखें, शौचालयों का सही उपयोग करें। तीसरे पॉइंट में स्वास्थ्य शिक्षा, हर एक बीमारी में आपको स्वास्थ्य शिक्षा देना ही पड़ता है, ठीक है, चाहे वो ट्रेकोमा हो, डेंगू हो,
कोई सा भी हो, कालाजार हो, कोई सा भी हो, स्वास्थ्य शिक्षा सब में देना अनिवार्य होता है। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा संक्रमित बच्चों को स्कूल से दूर रखें, स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाएं। ठीक है, ये सभी ट्रोकोमा के समझ। और देखिए ट्रोकोमा का नियंत्रण उपचार नियंत्रण कैसे करेंगे भैया, एंटीबायोटिक दवाई देकर, एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक टेबलेट है। ठीक है, और टेट्रासाइक्लिन मरहम का नियमित उपयोग करके। ठीक है, ये भी एंटीबायोटिक ही है टेट्रासाइक्लिन मरहम। देखिए सर्जरी, पलकों की स्थिति सुधारने के लिए भैया सर्जरी या फिर गंभीर मामलों में कार्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, विश्व स्तर पर प्रयास है, डब्ल्यूएचओ ने साफी रणनीति अपनाई। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, ऐसे सर्जरी, ऐसे एंटीबायोटिक और ऐसे फेशियल क्लीनेस, चेहरे की स्वच्छता और इसे इन्वायरमेंट इम्प्रूवमेंट, पर्यावरण में सुधार, ये ट्रेकोमा को लेकर चीजें हैं डब्ल्यूएचओ ने जो किया था। देखिए हम निम्नलिखित, अब दो हम थ्योरी पढ़े हैं, प्रश्न बना लेते हैं। बताना है पहला प्रश्न क्या है, मलेरिया में संक्रमण के दौरान, ध्यान देना है, मलेरिया में संक्रमण के दौरान प्लाज्मोडियम के किस रूप का विकास सबसे पहले होता है। तो आपके पास ऑप्शन है, अब बताइए, अभी आपने थियरी में पढ़ा, बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया में संक्रमण के दौरान प्लाज्मोडियम के किस रूप का विकास सबसे पहले होता है। ऑप्शन ए है मॉर्फोजोइट, ऑप्शन बी है स्पोरोजोइट, और ऑप्शन सी है थेरेटोजोइट, ऑप्शन डी है गैमेटोसाइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्पोरोजोइट। ठीक है, यहाँ पे देखना है, मलेरिया में जब मादा एन्फ्लुएंजा मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट रूप मच्छर के शरीर में विकसित होता है, फिर मच्छर के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश करता है। क्लियर। प्रश्न नंबर सेकंड बताना है, मलेरिया के किस परजीवी की जीवन काल 12 से 14 दिन तक होता है और इसे कम गंभीर माना जाता है। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा है। ठीक है, प्लाज्मोडियम विवैक्स या फिर प्लाज्मोडियम फ्लेशेरम, बताइए प्लाज्मोडियम ओवल कौन सा है या फिर प्लाज्मोडियम मलेरिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम विवैक्स। ठीक है, प्लाज्मोडियम विवैक्स की जीवन काल आमतौर पर 12 से 14 दिन होता है और यह अन्य परजीवियों की तुलना में गंभीर संक्रमण उत्पन्न करता है, हालांकि यह उपचार के लिए समय ले सकता है। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर थर्ड बनाना है, डेंगू के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाने वाले एडिस एजिप्टी मच्छर का जीवन काल कितना होता है। ऑप्शन सी है 2 से 3 सप्ताह, ऑप्शन बी है 1 से 2 सप्ताह, ऑप्शन सी है 4 से 5 सप्ताह, ऑप्शन डी है 5 से 6 सप्ताह। तो डेंगू के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाने वाले एडिस एजिप्टी मच्छर का जीवन काल लगभग 2 से 3 सप्ताह रहता है। ठीक है, ध्यान देना है, एडिस एजिप्टी मच्छर का जीवन काल लगभग 2 से 3 सप्ताह होता है, जो डेंगू के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चिकनगुनिया वायरस का मूल कारण किस प्रकार के वायरस से संबंधित है, आरएनए वायरस, डीएनए वायरस, बैक्टीरिया या फिर फंगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आरएनए वायरस। चिकनगुनिया वायरस एक आरएनए वायरस है, चिकनगुनिया वायरस एक आरएनए वायरस है जिसे अल्फा वायरस के समूह में रखा जाता है, यह एडिस एजिप्टी मच्छर द्वारा फैलता है। प्रश्न नंबर 5 देखना है, कालाजार के उपचार के लिए कौन सा प्रमुख इंजेक्शन दिया जाता है, पेनिसिलिन, क्लोरोक्विन, मेथोट्रेक्सोन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सोडियम स्टेबोग्लूकोनेट दिया जाता है, सोडियम स्टेबोग्लूकोनेट दिया जाता है। कालाजार के उपचार में के लिए ठीक है, कालाजार के उपचार के लिए सोडियम स्टेबोग्लूकोनेट दिया जाता है। ठीक है, जो बालू मक्खियों द्वारा फैलने वाले स्मिनेसियस को इलाज में प्रभावी होता है। ठीक है, मलेरिया के दौरान प्लाज्मोडियम, ठीक है, मलेरिया के दौरान प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम परजीवी किस अंग में गंभीर रक्तअल्पता उत्पन्न करता है, मतलब खून। ठीक है, खून की कमी किस अंग में करता है, ऑप्शन डी है प्लीहा, ऑप्शन बी यकृत, सी मस्तिष्क, डी गुर्दा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देखना, चिकनगुनिया के रोगी के उपचार में जोड़ों के दर्द कम करने के लिए कौन सा चिकित्सीय उपाय किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है एंटीबायोटिक दवा, ऑप्शन बी दिया है दर्द निवारक दवाइयाँ, और फिर ऑप्शन सी दिया है स्टेरॉइड, ऑप्शन डी डायलिसिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी दर्द निवारक दवाइयाँ। चिकनगुनिया में जोड़ों में भयंकर दर्द होता है और इस दर्द को कम करने के लिए दर्द निवारक दवाइयों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि पैरासीटामोल और अन्य गैर स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स दिया जाता है। ठीक है, डेंगू के दौरान रक्त स्राव का एक समान लक्षण क्या है, आंतरिक स्राव, नाक से स्राव, पित्ती निकालना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, तो इसमें नाक से स्राव हो सकता है। ठीक है, आंतरिक स्राव भी, ठीक है, ब्लीडिंग भी हो सकता है कहीं से भी। ठीक है, अगर प्लेटलेट्स कम है तो भैया, तो इसका करेक्ट आंसर नाक से रक्त स्राव पहले होता है। ठीक है, वोमिटिंग के माध्यम से भी ब्लड आ जाता है। ठीक है, डेंगू में रक्त स्राव एक समान लक्षण नाक से रक्त स्राव होता है, जो रक्त प्लेटलेट्स की कमी के कारण होता है। ठीक है, देखिए फाइलेरिया के संक्रमण में कौन सा अंग प्रभावित होता है जिससे लसिका द्रव का जमाव होता है,
ध्यान देना है, लसिका द्रव का जमा होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? सभी विकल्प सही है। कौन कौन से? हाथ, पैर, जननांग, सभी विकल्प सही है। ठीक है। फाइलेरिया के संक्रमण से कौन सा अंग प्रभावित होता है जिससे लसिका द्रव का जमा होता है? हाथ भी है, पैर भी है, जननांग भी है। ठीक है। देखिए फाइलेरिया में लसिका, ठीक है, लसिका नलिकाओं का अवरुद्ध होना, हाथ, पैर और जननांगों में लसिका द्रव का जमाव जैसे हाइड्रोसील उत्पन्न करता है जिससे लसिका का सूजन हो जाता है। ठीक है। ट्रेकोमा का प्रमुख कारक क्या है? ट्रेकोमा का प्रमुख कारक क्या है? तो भैया ट्रेकोमा का प्रमुख कारक बैक्टीरिया है। ठीक है। बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया का नाम ध्यान रखना है। ठीक है। ट्रेकोमा एक बैक्टीरिया संक्रमण है जिसका कारण क्लाइमोडिया ट्रैकोमैटिस बैक्टीरिया है। ये आंखों के ऊतकों में सूजन और अंधता उत्पन्न करता है। ठीक है। आंखों में सूजन और अंधता उत्पन्न करता है। ठीक है। कालाजार के लिए निदान किस परीक्षण से किया जाता है? रक्त पट्टी परीक्षण, मूत्र परीक्षण, लेसमीनिया, एंटीबॉडी परीक्षण या सफल क्लिनिकल टेस्ट? इसका राइट आंसर रक्त पट्टी परीक्षण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। कालाजार के लिए निदान किस परीक्षण से किया जाता है? तो रक्त पट्टी परीक्षण से। ठीक है। व्याख्या दिया है, पढ़ सकते हो। ठीक है। मलेरिया में यदि क्लोरोक्वीन उपचार का कोई असर ना हो तो किस दवा का उपयोग किया जाता है? आप बताइए। का राइट आंसर ऊपर थ्योरी मैंने बताया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेप्लोक्वीन। ठीक है। ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 13 देखना है, चिकनगुनिया में जोड़ों के दर्द का उपचार क्यों कठिन है? का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? चिकनगुनिया में जोड़ों के दर्द का उपचार क्यों कठिन है? संक्रमण के बाद दर्द स्थायी हो सकता है। देखिए हाँ, ऑप्शन पढ़िए। संक्रमण के बाद दर्द स्थायी हो सकता है। उपचार में केवल एंटीबायोटिक मदद करते हैं। दर्द निवारक दवाइयों का कोई असर नहीं होता है। इसके कारण हड्डियों में फ्रैक्चर हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संक्रमण के बाद दर्द स्थायी हो सकता है। ठीक है। चिकनगुनिया में जोड़ों का दर्द संक्रमण के बाद स्थायी हो सकता है जिससे रोगी को लंबे समय तक दर्द का सामना करना पड़ सकता है। 1 साल भी, 2 साल भी दर्द होता है। ट्रेकोमा के निदान के लिए क्या परीक्षण किया जाता है? देखिए इसका राइट आंसर आंखों का स्वाब परीक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है। डेंगू में लक्षणों का इलाज क्यों महत्वपूर्ण है? इसे सही समय पर नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। लक्षणों के बिना रोगी, ठीक है, जल्दी ठीक हो जाता है। इलाज में बुखार रक्तस्राव को नियंत्रित किया जाए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा तो है नहीं किसी एक काट दीजिए, ठीक है, और डी इसमें से कोई उपचार नहीं, डी भी काट दीजिए, बी वाला तो बिल्कुल काट दीजिए, लक्षणों को बिना रोगी जल्दी ठीक। अरे भैया ऐसे कैसे हो सकता है यार? इसका सी करेक्ट हो जाएगा, डेंगू वाला। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्कैबीज के बारे में। ठीक है। स्कैबीज परिभाषा आपको देखना है। स्कैबीज एक संक्रामक त्वचा रोग है। क्या है? एक संक्रामक त्वचा रोग है जो स्कैबिया माइट के कारण होता है। यह रोग त्वचा पर खुजली, सूजन और रैशेस उत्पन्न करता है और इसे बिना उपचार के गंभीर संक्रमण में बदल सकता है। ठीक है। इसके कारण देखना है, स्कैबीज के कारण देखना है। क्या मुख्य कारण है भैया? ये जो सार्कोप्टेस स्कैबिस नामक सूक्ष्म कण माइट होता है। ठीक है। सूक्ष्म कण जिसको माइट भी बोलते हैं होता है। ये माइट त्वचा के नीचे घुसकर अपनी गतिविधियों के कारण खुजली और अन्य लक्षण, ये आपको ध्यान में रखना है। सार्कोप्टेस स्कैबिस, ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। ठीक है। होता है ये माइट त्वचा के नीचे घुसकर अपनी गतिविधियों के कारण खुजली और अन्य लक्षण उत्पन्न करता है। माइट्स के अंडे, लार्वा और वयस्क माइट्स त्वचा में संक्रमण उत्पन्न करते हैं जिसके परिणामस्वरूप बुखार, खुजली और घाव हो सकते हैं। क्लियर? लक्षण क्या क्या है भैया? लक्षण तो पता ही है आपको। ठीक है। त्वचा पे अत्यधिक खुजली, ठीक है, और घाव के आसपास सूजन, ठीक है, ऐसे आ जाना, त्वचा में लालिमापन, चिड़चिड़ापन, जलन, ठीक है, ये सभी स्कैबीज से प्रभावित क्षेत्रों में संक्रमण का खतरा बढ़ता है। इसे इम्पिटिगो जैसी स्थितियां हो सकती है। ठीक है। रोकथाम और उपचार कैसे करेंगे? अच्छे व्यक्ति, किसका भैया? यहाँ पे स्कैबीज की बात हो रही है। अच्छे व्यक्ति और स्वच्छता की आदतें, अच्छे व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतें बनानी चाहिए। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से बचना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति का उचित उपचार बहुत जरूरी है। प्राथमिक उपचार के रूप में बेंजोएट का घोल दिया जाता है, गर्दन के नीचे पूरे शरीर पर लगाया जाता है। ठीक है। साबुन भी आता है। ठीक है। रोगी द्वारा उपयोग किए गए कपड़े और बिस्तर को गर्म पानी से धोकर धूप में सुखाना चाहिए। ठीक है। लाल आंखें, देखिए लाल आंखें के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। नेत्र श्लेष्मा शोथ, ठीक है, परिभाषा इसका देखना। नेत्र श्लेष्मा शोथ या लाल आंखें एक संक्रमण है। ठीक है। एक संक्रमण है जो आंखों के सफेद हिस्से और पलक के अंदर की परत को प्रभावित करता है। यह आमतौर पर एक वायरस, बैक्टीरिया या एलर्जी के कारण होता है और आंखों में जलन, दर्द और सूजन उत्पन्न करता है। ठीक है। कारण क्या है भाई? कारण है कि बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया का नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है।
स्टेफाइलोकॉक्स बैक्टीरिया है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका नाम वायरस जैसे कि रिनो वायरस, ठीक है। एलर्जी जैसे धूल, पालन या अन्य एलर्जन होते हैं, ठीक है। आंखों में किसी वस्तु का घुसना या फिर रसायनों के संपर्क में आने से भी हो जाता है, ठीक है। सिम्टम क्या है भैया, वही आंखों में लालिमापन, नाकों से पानी का आना, ठीक है। चिपचिपा मवाद निकलना, सुबह के समय ज्यादा मवाद निकलना, पलकों का चिपक जाना, ये सारे लक्षण हैं। रोकथाम और उपचार क्या करेंगे भैया, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से बचना चाहिए। व्यक्तिगत वस्त्र जैसे तौलिया या रुमाल का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। व्यक्तिगत वस्त्र जैसे तौलिया रुमाल का व्यक्तिगत उपयोग करना चाहिए, ठीक है। व्यक्तिगत उपयोग खुद का, ठीक है, खुद का, उसका रोगी का नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। आंखों की स्वच्छता बनाए रखना चाहिए और किसी भी प्रकार की चश्मे का उपयोग करने से पहले अच्छे से धोना चाहिए। इलाज के लिए एक दवा है, ठीक है। दवा को आपको ध्यान में रखना है, सल्फासिटामाइड या फिर टेट्रासाइक्लिन आंखों में डालने की सलाह दी जाती है, ड्रॉप होता है, ठीक है। देखिए हम देखेंगे तीव्र अतिसार रोग, परिभाषा यहाँ पे देखेंगे इसकी क्या है भैया। अतिसार, ठीक है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को दस्त ज्यादा होता है, लूज टूज की समस्या होती है, जो एक्यूट तीव्र अवस्था में 24 घंटे से अधिक समय तक बनी रहती है। तीव्र अतिसार का मुख्य कारण आमतौर पर संक्रमण होता है, जो बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी के कारण होता है। क्लियर। अब देखिए इसके कौन कौन से विषाणु होते हैं, जैसे कि रोटा वायरस हुआ, इको वायरस हुआ, एडीनो वायरस हुआ, बैक्टीरिया जैसे कि सिगेला, सैल्मोनेला और इकोलाई, ठीक है। परजीवी जैसे एंटामोबा हिस्टोलेट, एंटोमोबा हिस्टोलिटिका और गार्डिया, ये सभी परजीवी हैं। और जलवायु या स्वच्छता की कमी कारण होने वाले संक्रमण एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका। लक्षण देखिए, लगातार दस्त होना, पेट में दर्द और ऐंठन, ठीक है, बुखार और सर्दी में कमजोरी, मल खून मवाद या आना, ठीक है, या फिर विशेषकर बैक्टीरिया संक्रमण के कारण ये होता है। क्या ये भैया अभी हम पढ़े हैं, तीव्र अतिसार, ठीक है, एक्यूट डायरिया। अब देखिए एड्स के बारे में हम देखेंगे, परिभाषा इसकी देखिए, एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया। यह एक गंभीर बीमारी है जो मानव शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर बनाती है, ठीक है। एड्स के कारण इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस है, एचआईवी होता है, जो संक्रमित व्यक्ति के शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है, ठीक है। कारण क्या है भैया, एचआईवी वायरस से संक्रमित व्यक्ति से यह वायरस दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यह वायरस शरीर के रक्त, वीर्य, स्तनपान के दूध और अन्य तरल पदार्थों के माध्यम से फैल सकता है। सिम्टम देख लीजिए, वजन का घटना, लगातार वजन का तेजी से घटता है, ठीक है। लगातार बुखार और थकान, दस्त और त्वचा पर लाल चकत्ते, गंभीर संक्रमण जैसे तपेदिक निमोनिया। रोकथाम और उपचार, यौन संबंधों के दौरान, ठीक है, कंडोम का उपयोग करें, रक्तदान करने से पहले रक्त एचआईवी जांच कराएं, ठीक है। सुई और सिरिंज का पुनः उपयोग न करें। एड्स का इलाज फिलहाल केवल एआरटी के दवा द्वारा किया जाता है, जो एचआईवी वायरस को फैलाव को रोकता है, ठीक है। अब देखिए देखेंगे कुष्ठ रोग के बारे में, ठीक है। कुष्ठ रोग एक पुराना और गंभीर संक्रमण है जो मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र और त्वचा को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र और त्वचा को प्रभावित करता है। यह संक्रमण बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम नामक बैक्टीरिया द्वारा फैलती है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, जो चीजें यहाँ पे लिखी हैं, चीज को प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिए। यह रोग धीरे धीरे विकसित होता है, इसके परिणाम स्वरूप स्थायी विकलांगता हो सकती है, ठीक है। कुष्ठ रोग का कारण जो है आपको ध्यान में रखना है, माइकोबैक्टीरियम नामक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया त्वचा, तंत्रिका तंत्र और श्वसन अंगों को प्रभावित करता है, जिससे शरीर के कुछ हिस्सों में संवेदनशीलता खत्म हो जाती है और त्वचा पर घाव विकसित हो सकते हैं। अब लक्षण में ध्यान देना है, लक्षण आपको ध्यान रखना है, त्वचा पर हल्के रंग के धब्बे, ठीक है, प्रभावित हिस्सों में संवेदनशीलता का अभाव, ठीक है, तंत्रिका तंत्र का मोटा होना, सूजन आना, मांसपेशियों की कमजोरी, दृष्टि की समस्याएं हो सकती है। रोकथाम और उपचार क्या करेंगे, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए हम प्रश्न बनाएंगे, लेप्टोस्पाइरोसिस, प्रश्न बनाएंगे, लेप्टोस्पाइरोसिस का प्राथमिक स्रोत क्या होता है, ठीक है, बताइए लेप्टोस्पाइरोसिस का प्राथमिक स्रोत क्या है। आप प्रश्न तो आंसर तो यही दिख गया है, संक्रमित पशु का मूत्र, ठीक है। चलिए आगे से हम ध्यान रखेंगे। अब बताइए इसका आंसर बताइए, लेप्टोस्पाइरोसिस संक्रमण का आमतौर पर कितने दिनों में दिखाई देता है। का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 से 20 दिन में, ठीक है। यहाँ पे व्याख्या भी दिया है, पढ़ सकते हो। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 3 पूछा है, श्वसन संक्रमण के उदश्वास मार्गीय रूप से निम्नलिखित में कौन सा रोग नहीं आता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, फेरिंजाइटिस, ठीक है, सॉरी सी होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान देना है, श्वसन संक्रमण के उदश्वास मार्गीय रूप से पूछा है, उदश्वास मार्गीय रूप से निम्नलिखित में से कौन सा रोग नहीं आता है। सर्दी आता है, फेरिंजाइटिस आता है, ठीक है, और ये भी आता है, ओटिटिस भी आता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर सी, एपिग्लोटाइटिस, ठीक है, एपिग्लोटाइटिस नहीं आता है। ये क्या है भैया, ये अधोश्वास मार्गीय संक्रमण है, ठीक है, न कि उदश्वास मार्गीय संक्रमण से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर
प्रश्न नंबर 4 देखना है, निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन संक्रमण का एक प्रसार मुख्य रूप से वायु के द्वारा नहीं होता है? ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, टाइफाइड, सर्दी तो होता ही है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टाइफाइड नहीं होता है। टाइफाइड आमतौर पर जल या आहार के माध्यम से फैलता है, ना कि वायु द्वारा। बाकी सब है आपका, ये ब्रोंकाइटिस है, ठीक है, निमोनिया है, सर्दी भी है, टाइफाइड ही नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 बनाना है। प्रश्न नंबर 5 पूछा है कि तीव्र श्वसन संक्रमण में श्वास के दौरान छाती में क्राव की स्थिति क्या दर्शाती है? तो ये भैया श्वास के साथ छाती का अंदर खींचना होता है। ठीक है, क्राव, यहाँ पे व्याख्या पढ़ सकते हो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखना है। प्रश्न नंबर 6 पूछा है श्वसन संक्रमण के दौरान विष का क्या कारण होता है? ठीक है, इसका राइट आंसर श्वसन मार्ग में अड़चन या संकुचन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, विष श्वास के दौरान श्वास मार्ग में अड़चन या संकुचन के कारण उत्पन्न होता है, जो श्वास के दौरान एक उच्च स्वर की आवाज उत्पन्न करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देखना है, निमोनिया और ब्रोंकाइटिस के अंतर्गत कौन सा संक्रमण शामिल है? राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। निमोनिया और ब्रोंकाइटिस के अंतर्गत कौन सा संक्रमण शामिल है? पहला ऑप्शन है उदश्वास मार्गीय संक्रमण, बी अधोश्वास मार्गीय संक्रमण, सी पाचन तंत्र संक्रमण, डी मूत्र संक्रमण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अधोश्वास मार्गीय संक्रमण। ठीक है, निमोनिया और ब्रोंकाइटिस के अंतर्गत जो है अधोश्वास मार्गीय संक्रमित हो जाता है। ठीक है, अधोश्वास। ठीक है, निमोनिया और ब्रोंकाइटिस अधोश्वास मार्गीय संक्रमण के अंतर्गत आता है, जो श्वसन तंत्र के निचले हिस्से में होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देखना है, श्वसन संक्रमण के दौरान शरीर की स्थिति का आकलन करने के लिए कौन सा परीक्षण उपयोगी होता है? श्वास की संख्या गिनना, रक्तचाप मापना, शरीर का तापमान मापना, मूत्र परीक्षण करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्वास की संख्या गिनना। ठीक है, रक्तचाप से कोई मतलब नहीं है, शरीर के तापमान से कोई मतलब नहीं है, मूत्र परीक्षण करना ये भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, श्वसन संक्रमण का आकलन करने के लिए श्वास की संख्या गिनना एक महत्वपूर्ण परीक्षण है। ठीक है, संक्रमित श्वसन वायरस के फैलने के बाद कितने दिनों तक लक्षण प्रकट हो सकते हैं? 9 नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? 4 से 20 दिन। अगर संक्रमित श्वसन वायरस के फैलने के बाद कितने दिन लक्षण प्रकट हो सकते हैं? तो 4 से 20 दिन में। ये रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, ऊपर भी हमने पढ़ा है। ठीक है, ये भी 10 नंबर भी शायद रिपीटेड ही है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, प्रश्न नंबर 11 पूछा है श्वसन संक्रमण में साइनोसिस क्या दर्शाता है? तो ये भैया रक्त में ऑक्सीजन की कमी को दर्शाता है। रक्त में ऑक्सीजन की कमी को दर्शाता है। साइनोसिस रक्त में ऑक्सीजन की कमी को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, श्वसन संक्रमण के दौरान कुपोषण एक लक्षण क्यों होता है? शरीर ऊर्जा के स्तर में गिरावट, आंतरिक रसा और स्वाभाविक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शरीर की ऊर्जा में स्तर में गिरावट आता है तभी तो कुपोषण आदमी होता है। ठीक है, लेप्टोस्पाइरोसिस से बचाव के लिए टीकाकरण किसके लिए किया जाता है? तो संक्रमित पशु के लिए। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 14 देखना है, श्वसन संक्रमण में ऑक्सीजन हाइपोक्सिया का क्या मतलब है? बताइए। हाइपो मतलब क्या होता है? हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम होता है। ठीक है, रक्त में उच्च ऑक्सीजन स्तर नहीं, शरीर में ऑक्सीजन की कमी। हाँ जी, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हाइपो मतलब क्या? कम होना, हाइपर मतलब जाना, ऐसे ही समझ सकते हो। हाइपोक्सिया का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन, शरीर में ऑक्सीजन की कमी। हाइपो से आप पकड़ लो, हाइपो मतलब कमी होता है, हाइपर मतलब ज्यादा होता है। ठीक है, ऑक्सीजन हाइपोक्सिया का अर्थ है कि भैया शरीर के अंगों में ऑक्सीजन की कमी होना, और ये श्वसन संक्रमण से अक्सर होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 15 देखना है, श्वसन संक्रमण के दौरान शारीरिक परीक्षण में क्या क्राव की स्थिति का क्या महत्व होता है? ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्राव या श्वसन मार्ग में संक्रमण का संकेत देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न हैं। ठीक है, हमने देख लिया है। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, 16 और 17 नंबर। तो आपका ये कंप्लीट हुआ पूरा। ठीक है, 16 और 17 नंबर हमने पढ़ लिया। संक्रामक रोगों को नियंत्रण कैसे करते हैं, रोकथाम है तो समान उपाय क्या क्या है, सारा कुछ हमने देखा। लक्षण, बचाव, उपचार, सब कुछ। डिप्थीरिया के बारे में देखा, काली खांसी के बारे में देखा, टिटनेस के बारे में देखा, पोलियो के बारे में देखा। ठीक है, तपेदिक, चिकन पॉक्स, कंठमाला, गलसुआ, रुबेला, आंतजर, हेपेटाइटिस, रेबीज, मलेरिया, किसी के बारे में नहीं छोड़ा है, सारे के बारे में हमने देख लिया है। ठीक है, हर एक के बारे में डिटेल में देख लिया है। अब नेक्स्ट जो आपका रहने वाला अगला जो हम पढ़ेंगे टॉपिक भैया, समुदाय में बीमारियों की देखभाल, इतिहास लेना, शारीरिक परीक्षण, महत्वपूर्ण लक्षण। ठीक है, ये सब हम देखेंगे और ये बहुत छोटा है। ठीक है, बहुत छोटा है, ये एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। फिर 19 नंबर पे देखेंगे, ये भी बहुत छोटा है, ज्वर। ठीक है, ज्वर के महत्वपूर्ण संकेत,
तापमान, नाड़ी शोषण रक्षा, इन सबको देखेंगे। और उसके बाद 20 नंबर स्वाद में आयुष की भूमिका, घरेलू उपचार। फिर उसके बाद आपका ये सभी छोटे हैं, अब जो आएंगे एक एक वीडियो, एक वीडियो ये, एक वीडियो ये, एक वीडियो ये, ठीक है। 3 वीडियो में आपके 20 पे पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वाला, ठीक है। और यहीं से ज्यादा प्रश्न बनते हैं, दवाइयों का वर्गीकरण, ठीक है। ये थोड़ा लंबा चलेगा। फिर उसके बाद फर्स्ट एड के बारे में देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट एड में आपका, ठीक है, फर्स्ट एड में कौन कौन सा आ जाएगा भैया, ये 22 से लेकर यहाँ पे 24 तक, ठीक है। 22 से मतलब 3 टॉपिक फर्स्ट एड के, 1 2 3, ये सभी फर्स्ट एड के हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये सभी देखेंगे और हम कोशिश करेंगे, ठीक है, बहुत जल्द से जल्द ये सारी चीजें खत्म करें, ठीक है। वीडियो नंबर 20 के साथ हमने 17 टॉपिक, ठीक है, ध्यान देना है। 20 वीडियो में हमने 17 टॉपिक आपके कवर कर दिए हैं, ठीक है। 17 टॉपिक कवर कर चुके हैं। अब बचे हैं कितने भैया, आपके 21 टॉपिक, ठीक है। लगभग आधे पे हम पहुंच गए हैं। बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बोल के रखा हूँ भैया, आपके पेपर आते टाइम 3 बार रिवाइज कर देंगे थियरी। उसके बाद अब हम एमसीक्यू का सेशन लाएंगे। फिर उसके बाद सुपर फास्ट वन लाइनर रिविजन के रूप में लेके आएंगे, ठीक है। देखिए 3 कैटेगरी में हमने बांट दिया है आपकी तैयारी को लेकर। पहले हमने थियरी पूरा टॉपिक वाइज थियरी, और जिसमें एमसीक्यू प्रीवियस ईयर पेपर भी। दूसरे सेशन में हमने इसको बांटा है केवल एमसीक्यू, वो भी टॉपिक वाइज 38। और तीसरे सेशन में जब अपना चलेगा वो वन लाइनर के रूप में चलेगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वन लाइनर, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में सारा कीवर्ड घुस जाए, ठीक है। ऐसे अपना सेशन चलेगा। और आपके एग्जाम आते टाइम परेशान ना हुआ करे कि एग्जाम कब होगा, क्या होगा। जब हम बोलेंगे तब एग्जाम होगा, ठीक है। जब हम बोलेंगे तभी एग्जाम होगा, ये मान के चलो। बोला था जब भर्ती आएगी तभी भर्ती आई है, ठीक है। जब बोला तब भर्ती आई, जब बोलूंगा तब एग्जाम होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीजों को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत। और लाइक और शेयर कर दिया करिए यार, कहने की जरूरत ना पड़े बार बार। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, इसी में बोलता हूँ क्लास में, आपने देखा होगा। वैसे वीडियो जो मेरा आता है अपडेट को लेकर, चाहे रिजल्ट को हो, कट ऑफ को हो, ये सभी वीडियो हम लाते हैं, तो उसमें लाइक शेयर की बात नहीं करते, जबकि वहाँ पे बोलना चाहिए, वहाँ पे नहीं बोलता हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ पे जरूरत है, यहाँ पे मुझे फीडबैक देखना होता है कि हमारे द्वारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ। और वो फीडबैक आप कैसे दे सकते हो, कमेंट के माध्यम से दे सकते हो, लाइक करके दे सकते हो, शेयर करके दे सकते हो, जिससे हमारा मनोबल बढ़े भैया, और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाएं, और अच्छे से अच्छा प्रयास करें आपके लिए, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ, नहीं तो कोई जरूरत है नहीं। जो बंदा यार अपना चैनल मोनेटाइज नहीं कर सकता है, वो उसको किस बात की लालच होगी, बताइए। जो बंदा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा सकता है, उसको किस बात की लालच हो सकती है। तो लालच की वजह से नहीं बोलता हूँ, बस अपना फीडबैक, आपका फीडबैक जानने के लिए मैं बोलता हूँ, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप चीजों को समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।